बोलते हैं कि नेता बनने के बाद में फिर कोई नेता काम नहीं करता है, तो इस पे क्या कहना है? अगर आपने काम नहीं किया तब। मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति मुझे विरासत में नहीं मिली। वो लोग काम नहीं करते जिन्हें राजनीति जो है कहीं पे रखी हुई मिल जाती है, विरासत में मिल जाती है। मैंने अपने संघर्ष के दम पे लोगों के बीच में जाकर के, मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने अपने पिताजी का, अपने दादाजी के उस संघर्ष को देखा है, उस दुख को देखा है कि जब एक व्यक्ति जब खेती करता है, एक मजदूरी करता है, तो उस संघर्ष को देखा है। मैं ऐसी पृष्ठभूमि से आता हूँ, खेरागढ़ विधानसभा से आता हूँ, जिस विधानसभा के अंदर लोगों के पास न तो कोई डिग्री कॉलेज है, अच्छे रोड नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। प्रशासन अगर जो टारगेट कर रहा है, तो प्रशासन जो है वो भी तो इस समय बीजेपी शासनकाल में तो शासन दे रहा है लोगों को, तब उनकी मानसिकता क्यों बदल रही है? जो 70 से 80% जो लोग हैं जिनकी नेम प्लेट के ऊपर यादव लिखा हुआ है, वो लोग रहे तो बीजेपी शासनकाल में रहे, नौकरी बीजेपी शासनकाल में कर रहे हैं, तनख्वाह बीजेपी शासनकाल में पा रहे हैं, लेकिन नौकरी वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं। 12 अप्रैल के बाद का जो पैटर्न जो लागू हुआ, 2 मई जब मेरी गिरफ्तारी हुई, 2 मई को मेरे गिरफ्तारी के बाद का जो पैटर्न लागू हुआ है, वो लॉरेंस पैटर्न लागू हो गया। उस पैटर्न का मतलब ये है कि अगर कोई इतिहास को टारगेट करे, किसी भी जाति धर्म व्यक्ति को अगर कोई टारगेट करे, सीधा उसको ऑन द स्पॉट मारो, खत्म करो उसको। हमारी लीगल टीम बैठी हुई है, संगठन के पास फंडिंग है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आपके परिवार को हम पाल लेंगे, पोस लेंगे, कोई समस्या ही नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म के खिलाफ, हमारी जाति के खिलाफ बोलेगा तो उसको सीधा मारेंगे। मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जैसे मुसलमानों को टोपी लगाने का अधिकार है, सिखों को जो है पगड़ी पहनने का अधिकार है, वैसे ही राजपूतों को साफा बांधने का अधिकार और दूसरा तलवार रखने की परमिशन दी जाए। तो अभी आपकी वार्ड में एक नारा चल रहा है, वार्ड नंबर 31 नैब थाना है, विवेक सिंह सिकरवार को लाना है, ये क्या है? आगामी 2026 में जिला पंचायत सदस्य के चुनाव होने हैं। उसके लिए जो मेरा वार्ड है, जिसको वार्ड नंबर 31 उसका टाइटल है, उस वार्ड के अंदर लगभग 40 से 45 गांव आते हैं। उन गांव के अंदर जो लोग हैं, जो मेरे चाहने वाले जो समर्थक हैं, जो मुझसे अपेक्षा रखते हैं कि अगर भविष्य में मैं चुनाव जीता तो उनके लिए कुछ काम कर पाऊंगा, तो ऐसी अपेक्षा रखने वाले लोगों ने ये नारा दिया है कि वार्ड नंबर 31 ने ठाना है, विवेक सिंह सिकरवार को लाना है। ये नारा उन्हीं लोगों का है। विवेक सिंह सिकरवार तो सिर्फ एक कठपुतली है जो उनके इशारे पर काम करेगा। मैं लोगों के हितों में, जनता के हितों में काम करने के लिए उन लोगों का ये नारा है। अगर जैसा आपने बताया कि जनता के हित में काम करने वाला हूँ मैं, अगर आपने बोलते हैं कि नेता बनने के बाद में फिर कोई नेता काम नहीं करता है, तो इस पे क्या कहना है? अगर आपने काम नहीं किया तब। मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति मुझे विरासत में नहीं मिली। वो लोग काम नहीं करते जिन्हें राजनीति जो है कहीं पे रखी हुई मिल जाती है, विरासत में मिल जाती है। मैंने अपने संघर्ष के दम पे लोगों के बीच में जाकर के, मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने अपने पिताजी का, अपने दादाजी के उस संघर्ष को देखा है, उस दुख को देखा है कि जब एक व्यक्ति जब खेती करता है, एक मजदूरी करता है, तो लोग जो है कितनी मेहनत से पैसा कमा पाते हैं। और उनके यहाँ पे जो विकास नाम का जो एक डायलॉग वहाँ से चल कर के आता है, पीएम जी के यहाँ से विकास नाम का जो डायलॉग चल कर के आता है, लोगों तक पहुँचते पहुँचते वो मुट्ठी भर भी नहीं रह जाता है। तो उस संघर्ष को देखा है। मैं ऐसी एक पृष्ठभूमि से आता हूँ, खेरागढ़ विधानसभा से आता हूँ, जिस विधानसभा के अंदर लोगों के पास न तो कोई डिग्री कॉलेज है, अच्छे रोड नहीं है, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, अच्छी एजुकेशन के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जहाँ से व्यक्ति पढ़ लिख करके आगे जा कर के और उस विधानसभा का, उस गांव का, उस तहसील का नाम रोशन कर सके। यदि 2026 में वहाँ की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, तो 2027 में क्या आप एमएलए का चुनाव लड़ेंगे? ये जनता जनार्दन ही तय करेगी। जैसे उन्होंने तय किया है कि 2026 में मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, ऐसे ही इसी रूप में जनता ही तय करेगी कि 2027 में इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना है। मुद्दे जनता ने मुझे तय करके दिए, मैं लोगों के बीच में गया, लोगों ने अपनी जन समस्याएं मुझे बताई कि बेटा हमारी ये समस्याएं हैं। मैं नेता नहीं हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, किसी का भैया हूँ, किसी का भतीजा हूँ, किसी का नाती लगता हूँ, किसी का चाचा भी लगता हूँ। तो ये सब लोग मेरे परिवार के लोग हैं। वार्ड नंबर 31 मेरे परिवार का लोग हैं, वो खेरागढ़ विधानसभा मेरा परिवार है।
ये मेरा परिवार तय करेगा कि उनका बेटा आगे क्या करेगा। जब आप वहाँ के लोगों के बीच में जाते हैं तो उनकी समस्याएं आप सुनते हैं तो कैसा मतलब लगता है कि सच में समस्या है या वहाँ के लोग केवल एक ऐसा नाट्य प्रतीत कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती ये चीज़ खराब है? आज की तारीख में आप खेरागढ़ विधानसभा को भौगोलिक स्थिति से समझने का प्रयास करेंगे तो बीच में से उटंगन नदी निकल करके गई है उस विधानसभा से। एक साइड में राजस्थान का बॉर्डर लगा हुआ है, आप ये समझिए कि दो तरफ से वो राजस्थान बॉर्डर से घिरा हुआ क्षेत्र है, और एक साइड से यहाँ से राजस्थान बरेठा से लग जाता है, उधर आप जाओगे तो ताजपुर से राजस्थान लग जाता है। तो नदी निकल के गई है उस साइड का, जगनेर ताजपुर साइड का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर केवल पहाड़ है, ऊसर भूमि है, जहाँ फसल नहीं होती है, जहाँ लोगों को पानी नहीं है। लोग किलोमीटर दूर से जाकर के पानी लेकर के आते हैं। अगर मैं वहाँ से विधायक बना, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो मेरा सबसे पहला प्रयास ये होगा कि सीमावर्ती जो राज्य है राजस्थान, वहाँ से चंबल नदी निकल के गई है, अगर आप चंबल नदी से लिंक करके पानी ला सकते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या का जो है समाधान हो पाएगा। दूसरी वहाँ के लोगों के लिए दूसरी जो प्रमुख जो समस्या है मेरी विधानसभा की, वो है शिक्षा, कि वहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज ही नहीं है, गवर्नमेंट कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं है। लोग तांतपुर से आगे सोनीखेड़ा गांव है, वो पूरा जंगली इलाका है। आप एक तरीके से ये समझिए, अगर किसी का बेटा किसी की बेटी अगर सुबह वहाँ से घर से निकलते हैं पढ़ने के लिए ताजपुर के लिए, तो उनको ये नहीं पता होता है कि शाम को मेरे बच्चे वापस लौट के आएंगे कि नहीं लौट के आएंगे। तो उनकी पीड़ा को मैंने बहुत नज़दीकी से समझा है, और वो पीड़ा बिल्कुल वास्तव में जेन्युइन समस्या है। चाहे मेरे क्षेत्र में जो है सड़क की समस्या हो, चाहे नाली की समस्या हो, चाहे गाँव में आज की तारीख में अभी तो ढंग से बारिश होना भी शुरुआत नहीं हुई है, 50% गाँव जलमग्न है। बारिश आने पर आज अगर वहाँ पे जो है नाव डाल दी जाए तो लोग नाव से जो है चल सकते हैं। ये स्थिति आज इस समय पे वहाँ पे अभी किस पार्टी की सरकार है, वहाँ के विधायक जो भी जिला पंचायत के लोग हैं, तो वो लोग इस समय पे क्या कर रहे हैं? वो लोग खेरागढ़ का विकास क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये कहाँ ऐसी कमियाँ छूट रही हैं उन लोगों की? देखिए, जब तक लोग जो है जाति आधार पे अपनी व्यवस्थाएं सेट करते रहेंगे तब तक कुछ होने जाने वाला तो है नहीं। ठीक है, लोग मानता हूँ कि मैं अगर अपनी जाति में राजपूत हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तो मुझे अपनी जाति पे गर्व है, और ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति पे अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए। लेकिन उस गर्व की आड़ में हम इतने ना छुप जाएं कि हम और लोग जो 36 कौम के जो लोग उस विधानसभा के अंदर रहते हैं उनका हम शोषण कर दें। प्रेजेंट के जो लोग हैं वो जातिवादी मानसिकता से कुंठित लोग हैं। उनको सिर्फ ये लगता है कि एक जाति का वर्ग उठा के केवल इसी की मदद करो, बाकियों को ना करो, बाकियों की ना करो। प्रेजेंट की ये स्थिति है, तभी खेरागढ़ का विकास नहीं हो पा रहा है। पिछले 70 सालों से तो अभी तक हुआ नहीं। पिछले 70 सालों से अभी तक ऐसा है जी। तो वहाँ के जो बुजुर्ग लोग आ गए, काफ़ी आपकी वीडियोस में भी हमने देखा है, तो वो लोग क्या कहते हैं? उनको क्या उम्मीद है आपसे कि आप सच में कुछ कर पाएंगे, या कैसे वो लोग रिक्वेस्ट करते होंगे? देखिए, मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ और रिक्वेस्ट करने की तो कोई बात ही नहीं है। वो सिर्फ मुझे आदेश करते हैं और मैं उनके आदेश की अनुपालना करता हूँ। जहाँ मेरा एक नारा चलता है पूरी विधानसभा के अंदर कि जहाँ मेरे परिवार के किसी भी सदस्य का पसीना गिरेगा वहाँ आपका ये बेटा खून बहा देगा। मेरा ये वाला नारा चलता है। मैं विधायक बनूँ न बनूँ, जिला पंचायत सदस्य बनूँ न बनूँ, अगर सदन तुम्हारी सड़क हमारी, 5 साल फिर संघर्ष की तैयारी। तो मैं संघर्ष लेकर के जन्मा हूँ और संघर्ष के आगे तक संघर्ष करूँगा। अगर भविष्य में मैं जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो सदन में मैं दौड़ूंगा। अगर आपके बेटे को कोई सदन में रोकने की कोशिश करो तो क्षेत्र में आप दौड़ो। इस फंडे पे मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ। देश के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, भाई हम ताजमहल के आसपास के इलाके में रहने वाले लोग हैं, तो यहाँ फैक्ट्रियाँ लग नहीं सकती, रोजगार के साधन स्थापित नहीं हो सकते। तो लोगों के जो पहाड़ हैं जगनेर और ताजपुर क्षेत्र में, वो माइनिंग एक्टिविटीज़ बंद हो गई। उसका कारण क्या था? उसका कारण था ताजमहल, और बगल में जो है फतेहपुर सीकरी है, तो उसका कारण ये फतेहपुर सीकरी रहा। आज की तारीख में अगर रोजगार की व्यवस्थाएं स्थापित करनी है तो लोगों के लिए वहाँ शिक्षा ही सबसे सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन है। सबसे पहले शिक्षा का होना चाहिए। लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, मैं कहता हूं कि लोगों को रोटी कपड़ा मकान मत दो,
शिक्षा दे दो, वो अपनी इन तीनों चीजों की व्यवस्था स्वयं कर लेगा। स्वयं कर लेंगे। लेकिन सरकार और जो सरकार के अंदर बैठे हुए जो लोग हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है, और न टारगेट करने की मेरी आदत है, क्योंकि अपना काम सीधा सा ये है कि अपन अपना काम करते हैं, अपन को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, हमें सिर्फ अपने आप से मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं। आगरा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 1800 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई थी, तो क्या वो फंडिंग दिख रही है आपको कहीं आगरा में? हाँ, जैसे आप फतेहाबाद रोड पे जाएंगे तो आपको जो है मेट्रो चलती हुई दिख जाएगी। अभी वर्तमान में तो खैर आगरा पूर्ण रूप से खुदा हुआ ही पड़ा है, लेकिन आने वाले 2 सालों में आपको आगरा का सौंदर्यीकरण देखने को मिलेगा, और निश्चित ही जो पर्यटकों की जो आज की तारीख में जो संख्याएं हैं उसमें बढ़ोतरी होने की भी आशंका है। ग्रामीण इलाकों में कहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, कहाँ लोगों की परेशानियों में सुझाव देखने को मिला है उस फंड से? नहीं, आगरा को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों को तो स्मार्ट सिटी बनाया ही नहीं जा रहा है। वहाँ तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, स्मार्ट सिटी नाम का वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ सिर्फ 2-4 जगह खैर लाइटें लग गई हैं, तो लाइटों से तो विकास होता नहीं। मेरा जो सही मायने में जो मेरा विकास का जो रोल मॉडल होना चाहिए देश का, कि आप देश के जो बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, देश में से निकल के बाहर चले जाते हैं। उसके पीछे के क्या कारण है, उसमें सरकार को दिमाग लगाना चाहिए कि कोई व्यक्ति यहाँ से जाकर के गूगल में जाकर नौकरी कर रहा है जिसका पैकेज जो है 5 करोड़ 6 करोड़ है, कोई नासा के अंदर जॉब कर रहा है, इसरो में जॉब नहीं कर रहा, क्यों? उसके पीछे के कारण क्या है? क्या सरकारें जो है इस सारी चीज़ों में फेल हो गई, नाकाम हो गई? इन सारी चीज़ों पे हमें बात करने की आवश्यकता है। 2 मई को आप खैरागढ़ से गिरफ्तार हुए थे, कोई आप नारा लगा रहे थे जिसमें बावरलाल करके कुछ छप रहा था वहाँ के अखबारों में। देखिए, 2 मई को मेरी गिरफ्तारी हुई थी, उससे पहले जो है रामजी लाल सुमन है, एक सांसद है, क्योंकि जिनके नाम के पीछे राम जुड़ा और उन्होंने हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, और जबकि राम जी तो हमारी आस्था के प्रतीक हैं, तो मुझे उस व्यक्ति का नाम लेने में थोड़ी शर्म महसूस होती है। तो उसका नाम, जैसे योगी जी पूरे प्रदेश के अंदर जिलों का नाम परिवर्तन कर रहे हैं, वैसे ही हमने भी उसका नाम जो है रामजी लाल सुमन से बाबरलाल सुमन कर दिया। तो उस नारे का मतलब तो ये था। गिरफ्तारी होने का कारण ये था कि उस व्यक्ति ने राज्यसभा के अंदर खड़े होकर, जो हमारे जो भगवान हैं राणा सांगा जी, जिनको युद्ध में जो है 80 घाव लगे, उन्होंने सिर्फ एक जाति विशेष के लिए तो कभी कोई काम किया नहीं। उन्होंने अगर काम किया तो सनातनियों के लिए किया। उसके बावजूद भी उस व्यक्ति ने उनको एक गद्दार शब्द से नवाजा, जो मेरी आस्था पे बहुत बड़ा एक कुठाराघात था, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा असहनीय था। उसके विरोध में 26 मार्च को उसके घर गए थे, उसके घर में जाके हमने तोड़फोड़ भी की थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर मुकदमे भी लिखे। उसके बाद में हमने 12 अप्रैल को पूरा आगरा चक्का जाम किया, लेकिन प्रशासन के कुछ लोग, शासन के कुछ लोग, जिन्होंने हमारा ज्ञापन लेकर के और हम लोगों को मैनेज करने की कोशिश की, हमको साधने की कोशिश की, पूरा आगरा जो है केसरिया में था। पुलिस प्रशासन जो है हमें लठ दिखा रहा था, लेकिन हमने 12 तारीख को आगरा के अंदर 5 लाख तलवारें लहरा करके ये दिखा दिया कि अगर आप क्षत्रियों के इतिहास पर टिप्पणी करोगे तो वो बहुत ज़्यादा गलत है, वो बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। इसके बाद में अब तो आज तक क्या था, आज तक 12 अप्रैल तक हमारे जो संगठन का, जो करणी सेना का जो टारगेट था, वो ये था कि अगर कोई व्यक्ति हमारे समाज के ऊपर टिप्पणी करता है, हमारे इतिहास के ऊपर टिप्पणी करता है, तो हम उसको मारेंगे पीटेंगे। लेकिन 12 अप्रैल के बाद का जो पैटर्न जो लागू हुआ, 2 मई जब मेरी गिरफ्तारी हुई, 2 मई को मेरे गिरफ्तारी के बाद का जो पैटर्न लागू हुआ है, वो लॉरेंस पैटर्न लागू हो गया। उस पैटर्न का मतलब ये है कि अगर कोई इतिहास को टारगेट करे, किसी भी जाति धर्म व्यक्ति को अगर कोई टारगेट करे, सीधा उसको ऑन द स्पॉट मारो, ख़त्म करो उसको। और जो है हमारी लीगल टीम बैठी हुई है, संगठन के पास फंडिंग है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आपके परिवार को हम पाल लेंगे पोस लेंगे, कोई समस्या ही नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे धर्म के खिलाफ, हमारी जाति के खिलाफ बोलेगा तो उसको सीधा मारेंगे। राज्यसभा में जब ये वाली बात उठी थी तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि वो तो राज्यसभा के अंदर की बात थी, तो वो केवल बात सदन में ही समेट के रह जानी चाहिए थी, तो वो बात वहाँ के लोगों ने बाहर निकाली,
जब आप वो बोल रहे थे कुछ लोग कि जो बात अगर एक कमरे के अंदर की गई है तो वो कमरे के अंदर ही रहनी चाहिए, जहाँ पर राज्यसभा वाला जो सदन की हम लोग बात कर रहे हैं, जब वो वाली बात राज्यसभा के अंदर उनसे गलती से निकल गई, ऐसा लोग कह रहे हैं, तो वो केवल उसी कमरे के अंदर समेटी रहनी चाहिए। तो वो वीडियो वायरल कर दिया गया, अंदर के बयान बाहर तक पहुंचा दिए गए, तो कहीं ना कहीं बच्चों की गलती बता रहे हैं इसमें, उनकी तो कोई गलती बता ही नहीं रहा। देखिए, आपने बोला कि राज्यसभा के अंदर जो है ये बात हुई थी, लेकिन उस व्यक्ति ने सेम बात न जाने कितने टीवी चैनलों पर बैठ करके, न जाने कितने एंकरों के सामने भी उसने यही बात बार बार दोहराई। उसको ये लगता रहा कि यार राजपूत समाज है। आज तक लोग राजपूत समाज के ऊपर मूवीज बनानी हो, आपने देखना पुरानी जितनी भी फिल्में होती थी उनमें ठाकुर जो है अत्याचारी दिखाया जाता था। लास्ट में जो है पहले वो ठाकुर सब पे शोषण करता था, लास्ट में फिर वो अमरीश पुरी को, वो एक हीरो आता था, वो उसको मार देता था। तो आप एक चीज़ ये बताइए कि हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं। 1972 में 1972 में जब चुनाव हुए, ठीक है, जब चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी की सरकार थी देश के अंदर। 25 राजकुमार जो है चुनावों के अंदर खड़े हुए, जिसमें से जनता ने 24 राजकुमारों को जिता दिया। उसके बाद में सीलिंग ले आई इंदिरा गांधी, उसके बाद प्रिवी पर्स बंद कर दिए। तो जब व्यवस्था 1947 से पहले जब इस देश के अंदर जो व्यवस्था थी ना राजपूतों की, जो राजशाही जो व्यवस्था थी, वो जब हमने बंद की थी इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए, तब भी इनसे बहुत बढ़िया थी जो आज के जो लोग हैं। हमने आज तक किसी की भी जाति को टारगेट नहीं किया, किसी के भी धर्म को टारगेट नहीं किया। ये ओछी मानसिकता वाले लोग अगर हमारी जाति को टारगेट करेंगे, इस देश को अखंड बनाने के लिए 545 रियासतों का हमने विलीनीकरण कर दिया कि क्या किस लिए किया था कि ये देश एक अखंड भारत बने। आज आपके पास 30x40 का प्लॉट हो भगवान टॉकीज पर, आपसे मैं मांग लूं इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए, क्या आप मुझे दे पाएंगे? कोई नहीं देगा। दे पाएंगे? इतना सब कुछ खजाने खाली कर दिए, जमीनें दे दी, और अपनी जो व्यवस्था थी, कोई एक आदमी जिसको ये पता हो कि आज मैं राजा हूं, आज मेरी सब जगह हुकूमत चलती है, आज मेरी 20,000 की सेना है, लेकिन कल मैं एक ऐसा त्याग करने वाला हूं कि कल मैं एक नॉर्मल पीपल हो जाऊंगा। जो संविधान आपके ऊपर लागू होगा वही संविधान मेरे ऊपर भी लागू होगा। फैक्ट है। उसके बावजूद उस आदमी ने ऐसा कर दिया, तो उसको ये लगा हो ना कि उसके बाप दादाओं का खून यहाँ की मिट्टी में मिला हुआ है, उसको इससे लगाव है। आपने देखा होगा कि राजस्थान राजपूतों की भूमि है। राजस्थान का मतलब ही है कि रजवाड़ों की भूमि। आपने देखा होगा कि नागालैंड कहता है, सिक्किम कहता है कि साहब हम चाइना में मिल जाएंगे। पंजाब कहता है कि मेरे को खालिस्तान चाहिए, कहता है ना कि पंजाब कहता है कि मेरे को खालिस्तान चाहिए। न्यूज एंकरिंग होती है तब पंजाब खालिस्तान की तरफ ही ज्यादा सपोर्ट में रहता है ना। क्या आपने ये सुना है कि राजस्थान ने कभी कहा हो कि मेरे को साहब कोई और देश चाहिए, मेरे को कोई और देश चाहिए? जबकि राजस्थान भी तो सीमावर्ती राज्य है। अब लोग कहते हैं कि साहब पंजाब बॉर्डर से लगा हुआ है, नागालैंड बॉर्डर से लगा हुआ है, सिक्किम बॉर्डर से लगा हुआ है, वेस्ट बंगाल बॉर्डर से लगा हुआ है, राजस्थान भी तो बॉर्डर से लगा हुआ है। पर जिसकी एक्चुअल में जमीन होती है ना, उसको उस चीज का दर्द होता है कि हमारी जमीन है, ये हमारी जमीन है, हमारे बाप दादाओं ने इस जमीन के लिए अपना खून बहाया है, तो हमें उस चीज का दर्द होता है। अब साहब सारी चीजें तो ले ली, अब बचा क्या? बचा हमारे पास दो चीजें, इतिहास और हमारी संस्कृति। ये जो साफा पहन रखा है ना, ये हमारी संस्कृति का प्रतीक है। अगर कोई इसके ऊपर प्रहार करेगा तो हम क्या करेंगे? आज सिखों के पास पगड़ी पहनने का अधिकार है, सिखों के पास कटार रखने का अधिकार है, लोगों को उनको कड़ा पहनने का अधिकार है, कंघी लगाने का अधिकार है। राजपूतों को तलवार रखने का सरकार को अधिकार देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जैसे मुसलमानों को टोपी लगाने का अधिकार है, सिखों को जो है पगड़ी पहनने का अधिकार है, वैसे ही राजपूतों को साफा बांधने का अधिकार और दूसरा तलवार रखने की परमिशन दी जाए। मैं आपकी बिल्कुल बात से सहमत हूँ। जैसा कि लोगों ने जब बताया कि आपने कहा कि वो केवल बात जो है राज्यसभा के अंदर ही नहीं, काफ़ी टीवी चैनलों पर बोली गई थी। जब आप मई और अप्रैल के बीच में जब आप अपनी साइड में महाराणा प्रताप जी के बोर्ड लगा रहे थे, तो उस समय कुछ पुलिस वालों ने आके वहाँ आपको भी और आपके साथ में संग जो लोग बाग थे उनको मारा पीटा, और जिसमें आपने एक अपनी फेसबुक पोस्ट पे लिखा है कि कुछ सपा की मानसिकता वाले पुलिस वालों ने हमको मारा है। तो वहाँ पर क्या स्थिति थी?
जैसे 2017 में भाजपा की सरकार प्रदेश में आई, उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी प्रदेश के अंदर, तो वहाँ पे एक टैग चलता था कि यादव है कि हाँ रेस मार देगा, कि हाँ ठीक है मार, लग गया पुलिस में। तो ऐसे लोग जो पढ़े लिखे तो है नहीं, जानते कुछ है नहीं, उनको समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला नाम लेता हूँ मैं तो, कि अखिलेश यादव ने अपनी जाति के लोगों को पुलिस में भर्ती करा दिया। अब ऐसा व्यक्ति जिसको एहसान में नौकरी मिल गई हो, जिसको किसी के रहमो कर्मों पर नौकरी मिल गई हो, तो वो तो उसकी बजाएगा ना। आप यहाँ देखिए, जिसके नाम के पीछे यादव लिखा हुआ है, मैं सभी यादवों की नहीं कहता हूँ, मैं 80% लोगों की बात करता हूँ कि वो समाजवादी पार्टी की मानसिकता के लोग हैं। जो विभाग के अंदर जो भी लोग हैं वो समाजवादी पार्टी की मानसिकता रखते हैं। आप ये मानिए कि सनातनियों के ऊपर आए दिन लगातार लाठीचार्ज हो जाता है, सनातनी व्यक्ति की आए दिन जो है आप पकड़ के जो है वो जेल के अंदर बंद कर देते हैं। अब भाजपा की सरकार है प्रदेश के अंदर, देश के अंदर डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आज की तारीख में सनातनी कहीं पर भी अपना विरोध प्रदर्शन भी ठीक ठाक तरीके से नहीं कर सकते। आज गौ हत्या जैसे पहले हो रही थी, आज भी हो रही है, आज भी उस पर कोई रोकथाम नहीं है। क्यों हो रही है? क्योंकि आप सरकार बना सकते हो, लेकिन सरकार के अंदर जो बैठे हुए जो लोग हैं ना, उनकी मानसिकता को कैसे बदल सकते हो आप? जो प्रशासन के लोग हैं, आज भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, आप ये मानिए कि जो पहले जिला अध्यक्ष रहे या पहले पूर्व में विधायक रहे, उनके कहने से जो है आज मोटरसाइकिलें नहीं छूट रही। भाजपा के लोगों की बात कर रहा हूं, मैं क्षेत्र में रह रहा हूं, मेरा किसी पार्टी किसी दल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये रोज़ देख रहा हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, मेरे से कहते हैं कि भैया यार वो फलाने विधायक जी ने, पूर्व विधायक जी ने, फलाने जिला अध्यक्ष जी ने फ़ोन किया और हमारी तो मोटरसाइकिल ही नहीं छूटी। तो कहीं मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके कार्यकर्ता, भाजपा के कार्यकर्ता दिन ब दिन टूटते जा रहे हैं, ये ऐसे लोगों के द्वारा जो ऐसी मानसिकता रखते हैं ये लोग। कहीं एक दिन ऐसा ना आए कि ये सरकार ही चली जाए। तो आप ये वाला स्टेटमेंट देने के बाद क्या आप भाजपा के सपोर्ट में है, कौन सी पार्टी के सपोर्ट में है? अभी आप कह रहे थे कि भाजपा अच्छा काम कर रही है, फिर बीच में आपने कहा कि भाजपा के अंदर जो कुछ लोग बैठे हैं वो बेकार काम कर रहे हैं, तो बेकार और अच्छा काम कर कौन रहा है? देखिए, मैं मोदी जी और योगी जी की आइडियोलॉजी पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, है ना। तो प्रदेश के अंदर मैंने आपसे पहले ही कहा कि विकास चलता वहाँ से, लेकिन बीच में जो बैठे हुए जो मीडिएटर है ना, जो दलाल टाइप के जो लोग हैं, वो खा जाते हैं उस विकास को। तो योगी जी प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने भूमाफिया हो, चाहे दंगाई हो और चाहे सपाई हो, इन सब पे जो लगाम कसने की व्यवस्था जो उन्होंने की है वो बहुत ही सराहनीय है और मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित व्यक्ति हूँ। लेकिन जो सरकार के अंदर जो लोग हैं, मतलब विधायक हैं, जो सिर्फ योगी जी के या मोदी जी के नाम पे विधायक बन गए, उनका सर्वे में ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया कि जिससे जो है वो सरकार को कोई फ़ायदा पहुंचा पाए। उन्होंने सरकार का डाउनफॉल ही करने की कोशिश करी है। जो विधायक और जो सांसद हैं, उन्होंने सरकार को अपवर्ड ले जाने की कोई कोशिश नहीं की। योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो देश के एक सच्चे जनसेवक है और ऐसे सेवकों की ही इस देश को आवश्यकता है, जिनका कोई परिवार नहीं है, उनका भारत ही पूरा परिवार है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही उनका परिवार है। लेकिन जो लोग हैं जो बैठे हुए हैं सरकार के अंदर, वो बसपा में थे, कूद के बीजेपी में आ गए, सपा में थे, कूद के बीजेपी में आ गए। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। अभी कहीं ना कहीं बोर्ड वाली बात चल रही थी, आपने उसमें पोस्ट में लिखा हुआ था कि आज से पहले हमने 3-4 बोर्ड लगाए थे, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। आप कहीं कोने पे वहाँ जैसे गांव का कोना होता है, वहाँ पर आप अपना राजपूतों कोई बोर्ड साइन लगा रहे थे, तो वो बोर्ड आपका तोड़ दिया गया था। वो क्या मेथोडोलॉजी थी, क्यों तोड़ा गया था जब आप वहाँ बोर्ड लगा रहे थे अपना? देखिए, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप ऐसे समझिए कि जैसे महाराणा प्रताप हुए, राणा सांगा हुए, बप्पा रावल हुए, चाहे सम्राट मीर भोज प्रत्यार जी हुए, ठीक है, ये किसी भी जाति के व्यक्ति नहीं है। अगर आप इनको किसी जाति से जोड़ने का काम करोगे तो आपकी बहुत तुच्छ मानसिकता है कि मैं अगर ये कहूँ कि साहब ये क्षत्रिय समाज के लिए थे,
तो इन्होंने कोई काम क्षत्रिय समाज के लिए तो किया नहीं था, इन्होंने पूरे देश के लिए काम किया था। माना कि ये हमारे भगवान नहीं है, लेकिन इनकी वजह से हमारे मंदिरों में भगवान है, इनकी वजह से मंदिरों में भगवान है। सिर्फ यही ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी वजह से मंदिरों में भगवान है। एक समय ऐसा आया कि जब 16-16 साल के बच्चे बचे थे सर इस देश के अंदर, क्योंकि 3-3 पीढ़ियां खप गई, 3-3 पीढ़ियां युद्धों के अंदर शहीद हो गई, तब जाकर के इस देश के अंदर धर्म और संस्कृति बचा। आज कुछ ऐसी जातिवादी मानसिकता के लोग वो इनको एक जाति से जोड़ते हैं कि साहब महाराणा प्रताप जी का बोर्ड लगा रहे हो कि तो ये तो सिर्फ राजपूत थे, तो आप इनका बोर्ड क्यों लगा रहे हो, इनका बोर्ड हम उखाड़ेंगे। ये जो दिमाग के अंदर जो कीड़ा चल रहा है, खतरा हमें सिर्फ बाहरी ताकतों से नहीं है, इस देश के अंदर भी कुछ ऐसी आंतरिक व्यवस्थाएं चल रही है। सरकार हमें परमिशन दे तलवार रखने की और राइफल रखने की, हमें परमिशन दे, तो बाहरी ताकतों से सरकार लड़े, ये अंदर की ताकतों का खात्मा हम कर देंगे। फिर तो देश की अर्थव्यवस्था ज़्यादा बिगड़ जाएगी ना, फिर तो युद्ध ऐसी स्थिति हो जाएगी, लोगों के आस पड़ोस में लड़ाइयाँ होना चालू हो जाएंगी। नहीं देखिए, जब हमने इस परंपरा को, जब तलवारों को त्यागा था, जिससे कहते हैं ना कि साहब हथियार छोड़े हैं चलाना नहीं भूले, कि तो जब हमने इस परंपरा को त्यागा था, तलवार हमारे मेरे घर पे आज भी 15-16 से ज़्यादा तलवारें हैं, 15-16 से ज़्यादा तलवारें हैं, और सारी तलवारें 70 साल से ज़्यादा पुरानी हैं, ढाल है ना, तलवार है, भाला है। तो ये हमें विरासत में, राजनीति तो नहीं मिली, लेकिन विरासत में तलवारें और ये सारी चीज शस्त्र मिले हमें विरासत में। तो देश की आर्थिक व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि कोई व्यक्ति है जिसके दिमाग के अंदर देश तोड़ने की व्यवस्था चल रही है, तो उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आज अगर हमने उसको ख़त्म नहीं करा तो वो देश के टुकड़े कर देगा। क्योंकि कोई कहता है कि साहब हमें चीन के साथ जाना है, कोई कहता है नेपाल के साथ जाना है, कोई कहता है खालिस्तान बना दो, कोई कहता है पाकिस्तान के साथ मिला दो, कोई कहता है बांग्लादेश के बाद मिला दो। अरे तुम्हारे बाप का देश है क्या कि किसी के साथ भी मिला दोगे तुमको? जो बाहरी देश से जो घुसपैठिए आ जाते हैं उनका इलाज भी तो जरूरी है। तो सरकार को कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे एक ऐसी आर्मी तैयार करनी पड़ेगी। जैसे सरकार की योजना आई अग्निवीर योजना, उसका सबने विरोध करा, मैंने समर्थन करा। क्यों करा? उसके पीछे की आइडियोलॉजी है कि आप 5 साल बाद नौकरी करके आओगे फौज के अंदर से, तो आपके दिमाग के अंदर एक तो देशभक्ति की भावना आ जाएगी, पहली चीज मेंटालिटी चेंज हो जाएगी, मेंटालिटी चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज कि आपके पास में इतना धन आ जाएगा कि आप आर्थिक रूप से सक्षम हो जीने के लिए, अपना परिवार चलाने के लिए। तीसरी चीज ये कि आपके पास एक डिफेंस सिस्टम तैयार हो गया देश के अंदर। अगर कभी लड़ाई जैसी स्थिति पैदा हुई तो स्क्वाड के रूप में आपको लोग मिल जाएंगे तुरंत। कोई आवश्यकता ही नहीं है, तलवार उठाई, बंदूक उठाई, दहड़ी दहड़ खत्म करो कोई आवश्यकता ही नहीं है। 24 मई को भी एक मंच था करणी सेना का नोबरी में, जहां पर पुलिस ने पहुंचकर करणी सेना के ऊपर लाठीचार्ज किया, जैसा समस्त सूत्रों से पता चला है। और वहां पर साथ ही साथ एक करणी सेना के वरिष्ठ जो नेता पदनायक थे ओकेंद्र राणा जी, वो उसमें ये कह रहे हैं कि पुलिस में अगर दम होता तो मुझे पकड़ के दिखा दी। तो यहाँ करणी सेना गुंडागर्दी कर रही है या वो अपना पक्ष सीधा कर रहे हैं कि उनमें दम होता तो मुझे पकड़ के दिखाती? देखिए, यहाँ सीधा सीधा जो ओकेंद्र राणा जी का जो कहना है वो ये कहना है कि भाई कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैं था, मेरे आने की वजह से कार्यक्रम हो रहा था, तो आपको सीधा सीधा मुझे गिरफ्तार करना चाहिए था। उन बेचारे लोगों की क्या गलती थी कि आप उन्हें पकड़ रहे हो, उन्हें लाठीचार्ज कर रहे हो, उनके ऊपर उनके हाथ पैर तोड़ रहे हो? सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको गिरफ्तार करना ही था तो ओकेंद्र राणा को गिरफ्तार कर लेते, आप बात खत्म हो जाती। इसका इतना तूल बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी कि आपको इतने सारे लोगों को पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप ये मानिए कि जब आप किसी के मुखिया को ही गिरफ्तार कर लोगे तो साथ की जो सेना होगी वो तो अपने आप ही शांत हो जाएगी। तो प्रशासन क्या है? प्रशासन जो है ज्यादती करने की कोशिश करता है, वो लोगों को तोड़ने की कोशिश करता है कि हमारा कोई मूवमेंट है तो वो हम पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता, वो हमें गिरफ्तार नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि हम पूरा कानून जानते हैं। आप हमें अभी बिठाओगे, अभी पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करेगा, मेरी लीगल टीम आ जाएगी 2 मिनट में, ऊपर से फ़ोन आना चालू हो जाएंगे।
ऊपर से फोन आना चालू, क्या हमारे लोग सरकार में नहीं बैठे क्या हमारे डायरेक्ट, किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्या हमारे संबंध ऊपर तक नहीं है? हमारे भी तो केंद्रीय मंत्रियों से संबंध है, हमारी तो प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोगों से संबंध है। लोग यूं ही नहीं कह रहे थे कि ठाकुरों की सरकार है, उसके पीछे की कोई वजह तो रही होगी। तो प्रशासन क्या करता है, ऐसे लोगों को टारगेट करने की कोशिश करता है जो हमारे समर्थक टाइप लोग हैं। नहीं तो प्रशासन अगर जो टारगेट कर रहा है, तो प्रशासन जो है वो भी तो इस समय बीजेपी शासनकाल में तो शासन दे रहा है लोगों को, तब उनकी मानसिकता क्यों बदल रही है? जो 70 से 80% जो लोग हैं जिनकी नेम प्लेट के ऊपर यादव लिखा हुआ है, वो लोग रह तो बीजेपी शासनकाल में रहे, नौकरी बीजेपी शासनकाल में कर रहे हैं, तनख्वाह बीजेपी शासनकाल में पा रहे हैं, लेकिन नौकरी वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की कर रहे हैं। जो आला कमान से जो हुक्म आता है उस हुक्म को वो फॉलो करते हैं और वो हुक्म की जो है पैरवी करते हैं। जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी तो आप ये मानिए कि मेरे पास जो है अपना विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, मुझे बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे प्रशासन ने जेल भेज दिया। उसके पीछे की आप ये सोचिए कि उनकी क्या मानसिकता रही होगी उन लोगों की जेल भेजने के पीछे, कि आप एक संवैधानिक देश के अंदर सही काम कर रहे हैं, सही काम करने वाले व्यक्ति को जेल भेज रहे हो। जैसे आपने कहा था शुरुआती दौर में कि राज्यसभा के अंदर बोला गया जो कथन होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा मुझे कुछ लोगों के द्वारा समझ में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कि अगर वो सदन में है तो उसके ऊपर बाहर का कोई कानून लागू नहीं होता है। देश का कोई भी राज्यसभा के अंदर बोले गए कथन का कोई भी कानून उसके ऊपर लागू नहीं होता है, और वो वहां से तुरंत डिलीट कर दिया गया। लेकिन जब उस व्यक्ति ने, उस कुंठित मानसिकता के व्यक्ति बाबरलाल सुमन ने जब कम से कम 10-20 न्यूज चैनलों के ऊपर ये बोला, तो सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, प्रशासन को उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए था भाई, उसके ऊपर तो एनएसए लगनी चाहिए थी। क्योंकि ये जितने भी महापुरुष होते हैं वो किसी एक जाति के नहीं होते, वो उस देश की धरोहर होती है, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो, चाहे वीरांगना अवंतीबाई लोधी हो, चाहे झलकारी बाई हो, है ना। ये जितने भी लोग हैं इस देश के अंदर, जितने भी महापुरुष हैं, हमारे समाज में जितने भी महापुरुष पैदा हुए, 36 कौम में जितने महापुरुष हुए, वो सब मेरे देश की धरोहर हैं। अगर उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की गलत टिप्पणी करेगा तो वो डायरेक्ट करणी सेना को टारगेट करेगा, और करणी सेना को अगर टारगेट करेगा, मेरे महापुरुषों को अगर कोई गलत बोलता है तो हम डायरेक्ट उसको कूटेंगे, मारेंगे, लॉरेंस बिश्नोई पैटर्न फॉलो करेंगे। फिर चाहे लोग हमें समाज के रखवाले कहे या हमें गुंडा कहे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। आपकी सेना में एक वीर प्रताप सिंह जी हैं जिनको वीरू भैया के नाम से जाना जाता है, उनका काफी दबदबा है करणी सेना में। देखिए, दबदबा इन द मीन्स ये है कि वो सबसे पहले जब करणी सेना बनी थी तो वो जिला अध्यक्ष बने, उसके बाद वो प्रदेश के अध्यक्ष बने, उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो वो व्यक्ति किसी के रहमो कर्मों पे तो बना नहीं, उसका संघर्ष देख करके वो आदमी उस पायदान पे पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं दबदबे वाली स्थिति ये है कि वो आदमी 82-22 नंबर की गाड़ी के काफिले से चलता है, 82-22 नंबर के गाड़ी के काफिले से चलता है, जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा फॉर्च्यूनर होती हैं। 1 दर्जन 12 से ज़्यादा फॉर्च्यूनर के काफिले में वो व्यक्ति चलता है। और ऐसा व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति समाज के लिए चले, 12 फॉर्च्यूनर, उनमें जो तेल डल रहा है वो सिर्फ समाज के काम के लिए डल रहा है, ना उन्हें किसी राजनीति से मतलब है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से मतलब है। अगर वो काम करते हैं तो सिर्फ एक शख्स के लिए, योगी बाबा जी। योगी बाबा की आइडियोलॉजी पे हम काम करते हैं, योगी बाबा के समर्थन में काम करते हैं। और क्यों बाबा के पीछे क्यों काम करते हैं कि गोरखपुर जो मठ है ना, वो हमारी आस्था का केंद्र है, और जब कोई मठ हमारी आस्था का केंद्र है और उसका कोई व्यक्ति मठाधीश है, तो उससे हमारी सीधी आस्थाएं जुड़ गई, और वही व्यक्ति इस प्रदेश का सीएम बन गया। तो सीएम होना उस व्यक्ति की गलती हो सकती है, सीएम होना उस व्यक्ति की गलती हो सकती है, लेकिन हमारी आस्था का केंद्र उसका सीएम होना नहीं है, हमारी आस्था का केंद्र उसका मठाधीश होना है। वो मठ के मठाधीश हैं, इसीलिए हम उनके लिए काम करते हैं। तो वीरू भैया जो है, मैं पावरफुल व्यक्ति क्या, ये समाज के लोग हैं, पूरे 22 राज्यों में जो फैली हुई करणी सेना है, 22 राज्यों में जो रजिस्टर्ड हमारे पास करणी सेना के वो 17 लाख है,
जब 17 लाख करणी सैनिकों का कोई मुखिया है तो वो सीधा सीधा पावरफुली हो जाएगा भैया। सही बात है, राजा तो राजा ही होगा एक तरीके से देखा जाए तो, उसके सेनापति हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज सीधी सी बात है, मेरे किसी जिलाध्यक्ष पर बात आ जाए या मेरे ऊपर बात आ जाए तो हमारे ऊपर हम बिल्कुल निश्चिंत होकर सोते हैं। हमको पता है कि हमारे ऊपर हमारा बॉस बैठा है। अगर यहाँ से फोन करेंगे तो एसपी लेवल के आदमी में फोन झेलने की ताकत नहीं है। एसपी लेवल के आदमी में तो कोई ताकत ही नहीं है फोन झेलने की। क्यों? क्योंकि हम किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। हम गलत करते ही नहीं किसी के साथ। हम सिर्फ अपने नैतिक मूल्यों, नैतिक सिद्धांतों पर बात करते हैं, इतिहास पे और संस्कृति पे। 4 चीजें आप हमारे इतिहास से छेड़छाड़ करोगे हम आपको बर्बाद कर देंगे। बंसाली के चांटे पड़े थे। बंसाली 1.5 घंटे जयपुर में मुर्गा बना था, उसको आज तक ध्यान है। बंसाली जो संजय लीला, जो बंसाली है ना, अच्छा, जो मूवीज का जो डायरेक्टर है, उसको चांटे पड़े थे जयपुर फोर्ट के अंदर। जयपुर फोर्ट के अंदर वहाँ वो पद्मावत फिल्म की शूटिंग कर रहा था। और संगठन में, जो करणी सेना के संगठन में ऐसे ऐसे लोग रहे कि जिनसे सरकारें हिलती थी। अगर उन्होंने आह्वान किया कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी तो सरकार गिरा दी हमने। मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी बीजेपी का जो रथ चल रहा था ना, 400 पार, उसको 245 पे लाके रोक दिया हमने। सिर्फ किस कारण? कि गुजरात के अंदर एक पुरुषोत्तम रूपाला नाम का व्यक्ति था। उसने, गुजरात के अंदर पुरुषोत्तम रूपाला नाम का एक व्यक्ति था जो भारतीय जनता पार्टी से सांसदी का चुनाव लड़ता है। उसने शतरानियों पर कोई टिप्पणी कर दी थी। उस टिप्पणी के चक्कर गांव गांव घूम घूम कर वो जो बीजेपी का जो नारा था ना 400 पार वाला, 245 में उसके अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लाके रोक दिया। हमारा सीधा सा वीरू भैया का संगठन का एक ही नारा है कि तलवार से कड़के बिजली, लहू से लाल हो धरती, हेमा करनी ऐसो वर दे मोय, विजय मिले या वीर गति। जब हम घर से निकलते हैं तो अपने परिवार से किसी भी आंदोलन में जाने से पहले कह करके आते हैं कि कोई गारंटी नहीं है हम शाम को लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि हम शाम को लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे मेरे परिवार की, मेरे समाज की, मेरे इस देश की कभी आंखें झुके। क्योंकि इस देश से, इस संस्कृति से बहुत प्यार है, इस इतिहास से। एक आपकी सेना में डॉक्टर राज शेखावत जी हैं, वो काफ़ी फैशन में रहते हैं, टैटू और शेविंग बड़ी तगड़ी, हाथ में अंगूठियाँ, बहुत मतलब एक राजशाही लुक्स है। तो उनका ये क्या है, वो दिखाना चाहते हैं लोगों को कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैं अपनी बॉडी पे अप्लाई करता हूँ, लाइक अंगूठियाँ हो गई, कड़े हो गए, फैशनेबल। एक्चुअली क्या है कि राज शेखावत जी जो है बीएसएफ से रिटायर्ड व्यक्ति है। बीएसएफ से, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर्ड व्यक्ति है। और उनकी एक रेड फॉक्स प्रोटेक्शन एजेंसी नाम की एक एजेंसी चलती है जो जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनको सुरक्षा देती है। ये 3 देशों में है लगभग। अच्छे है, ये 3 देशों में है जो जितने भी, जहाँ पे कि जैसे मूवीज़ की शूटिंग होनी है या किसी सेलिब्रिटी का कोई शो होना है तो उनको वो लोग क्या है, सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सेलिब्रिटी से घिरे हुए लोग हैं तो उन्हीं के साथ देख देख कर उनको फैशन का शौक आ गया। ऐसा कोई स्पेशल वन नहीं है कि कुछ ऐसा हो कि कुछ नया हो कि जिस कारण वो ऐसा करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। करणी सेना में आप किसको अपना आइडियल मानते हैं? किसको आपको देख के लगता है कि इनसे मुझे सीख मिलती है डे बाई डे, जब भी मैं इनसे मिलता हूँ मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, कोई नई पॉजिटिव एनर्जी आती है? ऐसा है कि स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगावड़ी जी हैं, उनको मैं अपना आदर्श मानता हूँ। और अगर राजपुताने का कोई योद्धा है सच्चे, मैं आज आपके पॉडकास्ट चैनल पर बैठ के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ कि आज वो इस दुनिया में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है। और समाज सेवा करते हुए ही उनकी जो है हत्या कर दी गई थी जयपुर कार्यालय के अंदर। जयपुर कार्यालय में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो आज हम समाज के लिए लड़ रहे हैं तो जैसे उनकी हत्या कर दी, हमारी जान को भी खतरा रहता है। ऐसी बात नहीं है कि जैसे हम किसी को भी फ़ोन करके धमकी दे देते हैं कि अगर तूने ये करा तो हम ये कर देंगे। ऐसे सामने वाला व्यक्ति भी तो हमको टारगेट करता है ना। वो मेरे सच्चे आइडल है। मैं उनको जब भी उनके बारे में सोचता हूँ एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर से फील होती है। और जब कभी भी मैं अकेला होता हूँ तो उनके साथ का जो हमारा और उनका जो फ़ोन पर लास्ट कन्वर्सेशन जो था, जो मेरे पास रिकॉर्डेड है, उसको मैं हमेशा सुनता हूँ। इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद करणी सेना के बारे में एक लास्ट जो प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है, करणी सेना जो नाम है करणी, ये किसको देखकर रखा गया है? देखिए 2006 में करणी सेना की स्थापना हुई।
और करणी सेना की स्थापना स्वर्गीय श्री लौकिन सिंह कालवी जी ने की। और लौकिन सिंह कालवी कोई हल्की फुल्की हस्ती नहीं थे, वो केंद्रीय मंत्री जी के बेटे थे। अगर वो चाहते तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते थे और उस पॉलिटिकल पार्टी में आगे जा कर के अपना अच्छा करियर स्थापित कर सकते थे। लेकिन देशनोक बीकानेर में माँ करणी का मंदिर है, जिनको चूहों की देवी बोला जाता है। तो माँ करणी जो है राजपूतों की बहुत ज़्यादा वहाँ आराध्य देवी है और हमारी भी बहुत आराध्य देवी है। तो उन्हीं देवी के नाम पर, माँ करणी के नाम पर करणी सेना की स्थापना। बहुत अच्छा लगा आपने इन सारी चीज़ों को साझा किया कैमरे के सामने। इससे लोगों को पता चलेगा कि जो बीते दिनों में जो स्थिति आगरा के अंदर रही है लड़ाई दंगे वाली, उसमें क्या हकीकत था, क्या दिखाया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है। तो आपसे विदा लेते हैं, वापस से मिलेंगे अपने एक नए पॉडकास्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।